एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का थर्ड चैप्टर दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग के इस चैप्टर में जो एक एडिशनल टॉपिक है दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग को भी हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे इस चैप्टर के उन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग आज के इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे एंड विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रियली होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत के तीनों ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। बट अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्लानिंग कमीशन के बारे में बता रखा है। जैसे कि लास्ट टॉपिक में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट को प्लान करने के लिए एक कमीशन को सेटअप किया जाता है एंड दैट वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में हम लोग प्लानिंग कमीशन को और थोड़ा सा डिटेल वे में समझते हैं। मार्च 1950 में हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाय अ सिंपल रिजोल्यूशन, यानी कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक सिंपल रिजोल्यूशन को पास किया जाता है एंड उसके थ्रू ही हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है मार्च 1950 में। आखिर प्लानिंग कमीशन का क्या रोल होता है? प्लानिंग कमीशन का एक एडवाइजरी रोल होता है। दैट मीन्स कि प्लानिंग कमीशन हमारे गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि गवर्नमेंट को कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से वर्क करना है। एंड प्लानिंग कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन होता है, जो भी एडवाइस होता है वो तभी इफेक्टिव होता है जब हमारे यूनियन कैबिनेट द्वारा, यानी कि हमारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है सेंट्रल लेवल पे, जब हमारे यूनियन कैबिनेट द्वारा प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन को, प्लानिंग कमीशन के एडवाइस को अप्रूव किया जाता है, उसके बाद ही प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन को हमारी कंट्री में इफेक्ट में लाया जाता है, उसको इफेक्टिव बनाया जाता है। बट 2015 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया विद अ न्यू इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन था उसको एक नए इंस्टीट्यूशन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है एंड वो जो नया इंस्टीट्यूशन था उसी को नीति आयोग कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 से हमारी कंट्री में नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आता है। ये था प्लानिंग कमीशन का एक ब्रीफ डिस्कशन। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के साथ क्यों रिप्लेस किया गया एंड आखिर नीति आयोग का क्या रोल होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग नीति आयोग को ही थोड़ा सा डिटेल वे में समझने वाले हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में डेवलपमेंट को प्लान करने के लिए प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था जो कि सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर ही बेस्ड था। सोशलिस्ट मॉडल क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया जाता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को प्लान करने के लिए। बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली इन द 21st सेंचुरी, जब 21st सेंचुरी में एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन आता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे सारी ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। 21st सेंचुरी में ये जो प्लानिंग कमीशन था ये बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव एंड इररिलेवेंट बन गया था और हमारी कंट्री में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो न्यू चैलेंजेस थे उन सारी चैलेंजेस को प्लानिंग कमीशन फेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया था एंड 21st सेंचुरी। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम गैप है। इस टाइम पीरियड में बनाया गया जो कमीशन था वो आज के टाइम पीरियड के प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसी वजह से 15 अगस्त 2014 में इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा प्लानिंग कमीशन को एबोलाइज किया गया, प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया एंड 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को एक नए इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिप्लेस किया गया एंड दैट इज नीति आयोग। आखिर नीति आयोग का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या गोल था? नीति आयोग का भी एक एडवाइजरी रोल ही था। नीति आयोग को भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट को नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना था कि हमारे गवर्नमेंट को किस तरीके से सेंट्रल एंड स्टेट लेवल में पॉलिसी को बनाना है ताकि उसके कारण से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो।
सो आई होप कि आपको नीति आयोग भी समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग कमीशन को किस लिए नीति आयोग के साथ रिप्लेस किया जाता है ना। नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखा है जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे सो वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे एंड हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। सो नीति आयोग के जो पहले वाइस चेयरपर्सन थे उनका नाम था अरविंद पानागरिया एंड करेंटली यानी कि आज के टाइम पीरियड में श्री सुमन बैरी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है। सो विद दिस हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर लिया। सो नाउ अब हम लोग इस चैप्टर के फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज द अर्ली इनिशिएटिव। सो इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस के लिए कौन से अर्ली इनिशिएटिव्स को लिए गए थे, यानी कि शुरुआत के इनिशिएटिव्स को, शुरुआत के स्टेप्स को लिए गए थे। सो यूएसएसआर की तरह यानी कि सोवियत यूनियन की तरह प्लानिंग कमीशन ने भी हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया, यानी कि 5 ईयर प्लान को चूज किया। नाउ व्हाट इज 5 ईयर प्लान? सो 5 ईयर प्लान का जो आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट को एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना होता है एंड उस डॉक्यूमेंट में आगे आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट का जो भी इनकम होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, सो उसको गवर्नमेंट प्लान करता है। सो दैट मीन्स कि आगे आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम मिलेगा, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, एंड साथ ही साथ आगे आने वाले 5 सालों में गवर्नमेंट को किन किन एरियाज में एक्सपेंडिचर करना है, यानी कि किन किन एरियाज में खर्चा करना है, किन सारे एरियाज में पैसा का खर्च होगा। सो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट द्वारा प्लान किया जाता है एंड इसी प्लानिंग को 5 ईयर प्लान कहा जाता है। यानी कि गवर्नमेंट आगे आने वाले 5 सालों के लिए पहले ही प्लान बनाता है एंड उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि खर्चा करता है। सो ये जो 5 ईयर प्लान था, सो इसी 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो पहला है नॉन प्लान बजट एंड दूसरा है प्लान बजट। सो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, नॉन प्लान बजट यानी कि ऐसा बजट जो कि प्लानिंग के साथ नहीं किया गया है। So non-plan budget that is spent on routine items on a yearly basis. So government के द्वारा yearly basis पे यानी कि हर साल जो भी routine items के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्चा किया जाता है, सो उसी को नॉन प्लान बजट कहा जाता है। Whereas प्लान बजट क्या होता है? जिस बजट को प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। सो प्लान बजट that is spent on a 5 year basis as per the priorities fixed by the plan. सो गवर्नमेंट के द्वारा जो 5 ईयर प्लान को बनाया गया था, सो 5 ईयर प्लान में जिन सारी चीज़ों को प्रायोरिटीज दिया गया था, सो उन सारी चीज़ों के ऊपर जब एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, सो उसी को प्लान बजट कहा जाता है। सो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो खर्चा होता है, सो उसको प्लान बजट कहा जाता है एंड 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग जो खर्चा नहीं होता है उसको नॉन प्लान बजट कहा जाता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 5 ईयर प्लान को सबसे पहले ड्राफ्ट किया जाता है, यानी कि उसका एक रफ प्लान बनाया जाता है एंड फाइनली दिसंबर 1951 में जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, जो एक्चुअल 5 ईयर प्लान है, सो उसको रिलीज कर दिया जाता है एंड इसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हमारी कंट्री में हो रहा था जहाँ पे डेवलपमेंट को प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। सो इसकी वजह से पूरी ही कंट्री में हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। सो हमारी पूरी ही कंट्री में अलग अलग फील्ड में वर्क करने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वे लोग एकेडमिक्स थे, जर्नलिस्ट थे, या फिर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फार्मर्स थे या फिर पॉलिटिशियन थे, सो सारे ही लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड सारे लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो डॉक्यूमेंट है, सो उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट किया जाता है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो एक्साइटमेंट था वो अपने पीक पर पहुंच जाता है जब सेकेंड 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया जाता है 1956 में एंड उसके बाद 1961 में थर्ड 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया जाता है। सो 5 साल के बाद एक 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया जा रहा था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लॉन्च किया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में लॉन्च किया गया एंड थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में लॉन्च किया गया। सो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान को 1966 में लॉन्च करना था, बट फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 में लॉन्च नहीं किया जाता है। सो इसका रीज़न क्या था? सो इसका रीज़न ये था कि उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस थे। सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया को एक नहीं बल्कि 2 वार लड़ना था,
पहला चाइना के साथ एंड दूसरा पाकिस्तान के साथ। सो इसकी वजह से हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। सो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक प्लान हॉलीडे लेंगे, यानी कि 4th 5 ईयर प्लान को हम लोग कुछ सालों के बाद दोबारा से लॉन्च करेंगे। सो 3rd 5 ईयर प्लान के बाद 4th 5 ईयर प्लान को 1966 में लॉन्च नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप लिया जाता है, थोड़ा सा हॉलीडे लिया जाता है। सो आई होप कि आपको 5 ईयर प्लान समझ में आ गया होगा। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन खासकर इन्हीं दोनों टॉपिक से पूछा जाता है अबाउट फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। सो नाउ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान को डिस्कस करते हैं। सो एज आई सेड कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को 1951 में लॉन्च किया जाता है। सो 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहता है। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा खासकर इसके ऊपर फोकस किया गया कि हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है, सो हमें हमारे कंट्री के इकोनॉमी को पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकालना है। सो हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी था, बहुत ही ज़्यादा गरीबी था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया गया कि सबसे पहले हमें हमारी कंट्री से जो पॉवर्टी है, सो उसको हमें ख़त्म करना है। पॉवर्टी से हमें हमारी कंट्री के इकोनॉमी को बाहर निकालना है। सो के.एन. राज जो कि एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, सो उनके द्वारा ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया जाता है। सो के.एन. राज के द्वारा ये कहा गया था that India should hasten slowly for the first 2 decades। सो hasten slowly ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। सो hasten का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट एंड slowly का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा धीरे। सो के.एन. राज के द्वारा ये कहा गया था कि शुरुआत के 2 डिकेड्स तक इंडिया को hasten slowly वर्क करना है, यानी कि जल्दी बट धीरे धीरे वर्क करना है। सो इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब ये है कि के.एन. राज के द्वारा ये कहा गया था कि हमें हमारी कंट्री में डेवलपमेंट को जल्द से जल्द स्टार्ट तो करना है, बट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा सो वो हमें धीरे धीरे ही करना है, क्योंकि फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट के चलते हमें हमारी कंट्री का जो डेमोक्रेसी है, सो डेमोक्रेसी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो हमें हमारी कंट्री में जल्द से जल्द डेवलपमेंट तो चाहिए, बट उसका जो प्रोसेस होगा सो वो प्रोसेस स्लो ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग प्रोसेस को भी फास्ट कर देते हैं तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, सो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इसकी वजह से अफेक्टेड होगा। सो इसी वजह से के.एन. राज के द्वारा ये कहा गया था कि एटलीस्ट शुरुआत के 2 डिकेड्स तक हमें हैजन स्लोली वर्क करना है, यानी कि जल्दी से धीरे धीरे काम करना है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो बेसिकली एग्रीगेशन सेक्टर के ऊपर था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया एंड इसका कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न ये भी था कि पार्टीशन की वजह से हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था सो वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। पार्टीशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। सो इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देना था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एलोकेशन दिया गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाखड़ा नंगल डैम। सो डैम के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, एलोकेशन किया गया। साथ ही साथ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई किया गया कि हमारी कंट्री में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है सो वो एक मेन ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस से पहले लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न था सो बहुत ही ज़्यादा इनइक्वल था। किसी के पास बहुत सारे लैंड्स थे और किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं था। सो ये एक मेजर ऑब्स्टिकल था जिसकी वजह से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर भी फोकस किया गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को प्लान करने वाले जो प्लानर्स थे सो उनका जो बेसिक एम था वो ये था कि हमें हमारे कंट्री के जो नेशनल इनकम है उसको हमें बढ़ाना है, उसको हमें रेज करना है। सो कंट्री का जो नेशनल इनकम है सो वो तभी बढ़ सकता है जब कंट्री के सारे ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मनी को सेव करें देन दे स्पेंड। सो जितना वो लोग अपने मनी को खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा अगर वो लोग अपने मनी को सेव करें सो इसके थ्रू हमारी कंट्री का जो नेशनल इनकम है सो वो रेज हो सकता है। सो पहले के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 1950s में किसी भी पर्सन का जो बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग था सो वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा कम था एंड उसको और ज़्यादा रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं था। सो पहले के टाइम पीरियड के दौरान लोग इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, खासकर वो लोग अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए और रहने के लिए जो घर होता है सो इसी के ऊपर वो लोग स्पेंड किया करते थे। सो उसको और ज़्यादा रिड्यूस करना और ज़्यादा कम करना पॉसिबल नहीं था।
सो इसीलिए प्लानर्स ने यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग हर एक व्यक्ति के सेविंग को बढ़ाएंगे। सो किस तरीके से किसी भी व्यक्ति का सेविंग बढ़ सकता है? सो अगर उसका जो सैलरी है, अगर किसी व्यक्ति का जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाए, देन इसकी वजह से उसका जो सेविंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बट ये करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री का जो टोटल कैपिटल स्टॉक था वो बहुत ही ज़्यादा कम था एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल। सो हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ जितने भी एम्प्लॉयड पीपल थे, सो उसको अगर आप लोग कंट्री के कैपिटल स्टॉक के साथ कंपेयर करोगे, सो वो बहुत ही ज़्यादा कम था। सो इसी वजह से सारे ही एम्प्लॉयज़ की सैलरी को इंक्रीज करना भी पॉसिबल नहीं था। सो विद दिस हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को डिस्कस कर लिया। सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही फोकस किया गया था। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इस टॉपिक में हम लोग सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान में खासकर हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया था। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान को 1956 में लॉन्च किया गया था। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान को कुछ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। सो जिस तरीके से फर्स्ट 5 ईयर प्लान को के.एन. राज के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, उनके लीडरशिप में ड्राफ्ट किया गया था, सो सिमिलरली सेकेंड 5 ईयर प्लान को पीसी महालनोबिस के लीडरशिप में ड्राफ्ट किया गया था। सो हम लोगों ने फर्स्ट प्लान में ये डिस्कस किया कि फर्स्ट प्लान में ये डिसाइड किया था कि हम लोग पेशेंस के साथ यानी कि धीरे धीरे वर्क करेंगे। बट सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, यानी कि जल्द से जल्द काम करेंगे बाय मेकिंग चेंजेस साइमल्टेनियसली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। सो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये डिस्कस किया गया, ये डिसाइड किया गया कि हम लोग हर एक चीज़ में चेंजेस लाएंगे एंड उन सारे चेंजेस के द्वारा हम अपनी कंट्री में बहुत ही जल्दी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। सो जब सेकेंड 5 ईयर प्लान को फाइनलाइज नहीं किया गया था, सो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी का एक सेशन हुआ था अवाडी में, जो कि मद्रास के सामने एक सिटी है। सो उस सेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन को पास किया गया था। सो कांग्रेस पार्टी ने उस सेशन में अपने एक नए गोल को डिक्लेयर किया एंड दैट वाज द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग हमारी सोसाइटी को सोशलिस्ट पैटर्न के थ्रू रन करेंगे। एंड ये जो सोशलिस्ट पैटर्न का जो आइडिया है, सो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी रिफ्लेक्ट होता है। सो हमारे गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी फॉरेन गुड्स थे जो कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट किए जा रहे थे, सो उन सारे फॉरेन गुड के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स को इम्पोज कर दिया। सो टैक्स अगर किसी भी गुड के ऊपर लगाया जाएगा, देन इसकी वजह से उस गुड का जो प्राइस है हमारी कंट्री में वो बढ़ जाएगा। सो इसके थ्रू हमारे इंडियन गवर्नमेंट हमारी कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, उसको प्रमोट करना चाह रहे थे। सो ये जो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट था जो कि हमारे इंडिया में क्रिएट किया गया था, सो इसकी वजह से हमारी कंट्री के जो पब्लिक एंड जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज थे, सो वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। जब उन्हें कंपटीशन नहीं मिल रहा था फॉरेन इंडस्ट्रीज से, देन वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे थे ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी कंट्री में जो सेविंग एंड जो इन्वेस्टमेंट था, सो वो भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा था। और हमारी कंट्री में काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज एंड कम्युनिकेशन, सो ये सारी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। सो जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में जो डेवलपमेंट था, सो उसमें हमें एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम भी अराइज होते हैं। सो क्या क्या प्रॉब्लम थे? सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो इंडिया था, हमारा जो कंट्री था, सो वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था। सो इसकी वजह से हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजीज़ को बाय करना पड़ रहा था। सो जैसे कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन चाहिए था, वो मशीन हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। सो अलग अलग टाइप के मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को हमें दूसरे कंट्रीज से बाय करना पड़ रहा था, ग्लोबल मार्केट से बाय करना पड़ रहा था। सो ये पहला प्रॉब्लम था।
ना दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही थी एज कम्पेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इसकी वजह से कंट्री में फूड शॉर्टेज का जो पॉसिबिलिटी था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। सो जैसे कि गवर्नमेंट जो था अब वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। सो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा था सो पॉसिबिलिटी था कि हमारी कंट्री में फूड शॉर्टेज भी आ जाए। सो ये दूसरा प्रॉब्लम था। एंड नाउ तीसरा प्रॉब्लम ये था कि इंडियन प्लानर के लिए, हमारी कंट्री के गवर्नमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो जब हमारा जो गवर्नमेंट था वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, देन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हो रहा था, एंड जब एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था देन इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइन हो रहा था। सो दोनों ही सेक्टर को बैलेंस करना कहीं ना कहीं इंडियन प्लानर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो ये कुछ प्रॉब्लम अराइज हुए थे ना। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें, सो थर्ड 5 ईयर प्लान सेकेंड 5 ईयर प्लान से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था एंड थर्ड 5 ईयर प्लान को 1961 में लॉन्च किया जाता है। सो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग थे जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा जो गवर्नमेंट है सो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर रॉन्गली ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ये मान रहे थे कि गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादातर फोकस करना चाहिए देन हैवी वंस, यानी कि उनका मानना यह था कि अगर कंट्री में एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जाएगा देन इससे एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगा, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होगा। सो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज का तो ग्रोथ होगा एंड इंडस्ट्रीज में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीनरीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है सो उसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है सो वो भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। सो कुछ लोगों के द्वारा ये आइडिया भी दिया गया। सो विद दिस हमारा जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने खासकर सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा सो ये भी कंप्लीट होता है। सो अगर मैं ओवरऑल आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊं सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। क्वेश्चन खासकर इन्हीं दोनों टॉपिक से पूछा जाता है। सो आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। So if you find this video helpful then please like my video and please share this video with your friends and classmates and please comment me down कि आपको मेरा explanation कैसा लगा and please subscribe to my channel अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। So with this आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned to my channel and thanks for watching my video.